वसीयत यानी विल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे पैसों का क्या होगा और मैं किसे देना चाहता हूँ, कितना देना चाहता हूँ, यही है विल। ऐसे ही बनाई जाती है वसीयत। वसीयत बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे पैमाने होते हैं। इसके पहले एक वीडियो जो मैंने आपको बताया था, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ मैंने वसीयत को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया था। कुछ ऐसे तरीकों के बारे में ज़रा समझते हैं कि वसीयत को चुनौती कैसे दी जाती है और क्या ऐसे आधार होते हैं जिन आधारों को ध्यान पर रखकर आप किसी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, या कि पूरा भाग वसीयत का या थोड़ा बहुत जो भाग है वसीयत का उसे आप कैंसिल करवा सकते हैं, अमान्य करवा सकते हैं। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। अगर नए हैं आपको सब्सक्राइब करना है, ऑनलाइन लीगल एडवाइस, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर वसीयत जो लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से पूरी उम्र एक संपत्ति अर्जित की, एक बनाया, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसे इकट्ठे किए। अब मेरे ना रहने के बाद उन सारी चीज़ों का क्या होगा? मेरे बेटे को जाएगी, मेरी बेटी को जाएगी, मेरी पत्नी को जाएगी, मेरे किसी रिश्तेदार को जाएगी, मेरे दोस्त को जाएगी या किसी ट्रस्ट में जाएगी, उसका क्या होना है? यही चीज़ मैं वसीयत में लिखता हूँ। वसीयत में कोर्ट बहुत ज़्यादा मानती है और ऐसा ही समझती है कि वो एक तरीके से आपका मुखपत्र है, मतलब जो आप कहना चाहते हैं वही है, क्योंकि अब तो आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे। वसीयत कब एग्जीक्यूट की जाती है? आपकी डेथ के बाद, आपके मरने के बाद। तो इस कंडीशन पर अब आप तो अवेलेबल है नहीं कि कोर्ट आपसे पूछे कि भाई जो आपने लिखा है वो सच है या झूठ है, बट उसके बावजूद 90% जो वसीयत होती है बिना चुनौती दिए एग्जीक्यूट हो जाती है, प्रोबेट हो जाती है। मतलब वसीयत का लागू करवाना प्रोबेशन कहलाता है और उसी को हम लोग प्रोबेशन ऑफ विल कहते हैं। तो 90% आप समझ ले, लेकिन जो 10% मामले होते हैं वो चैलेंज किए जाते हैं। चैलेंज कौन करता है? उन्हीं के रिश्तेदार करते हैं, जो बेटा बेटी हैं वो करते हैं कि मुझे ज़्यादा मिल गया, आपको कम मिला, या मुझे कुछ भी नहीं मिला, या आपको ही सब कुछ मिल गया। तो इसी के कुछ होते हैं आधार, इसी के बारे में हम ज़रा बात करते हैं। सबसे पहला आधार, गवाह लगते हैं। और आप जब गवाह रखें तो आप जो भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोर्ट की कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, लेकिन वो वैध होनी चाहिए। अगर वो अवैध रूप से लिखी हुई, तो मान लीजिए मेरी जो प्रॉपर्टी ही नहीं थी, मैंने उसी को अपनी वसीयत में लिख दिया। मेरे बाजू वाला फ्लैट जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, जो मेरे नाम पे दर्ज नहीं है, वो मेरे पड़ोसी का है या मेरे दूसरे भाई के नाम पर है, उसको ही मैंने वसीयत में दर्ज करा दिया, तो ये से चैलेंज किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, अगर गवाहों ने मौजूदगी दर्ज कराते हुए अपने सिग्नेचर नहीं किए, वेरीफाई नहीं किया, अटेस्ट नहीं किया, तो भी इसे चैलेंज किया जा सकता है कि जो वसीयत बनाई गई है वो फर्जी या झूठी वसीयत है, क्योंकि इसमें जो अटेस्टर है वो नहीं है, जो गवाह है वो नहीं है। दूसरी बात, बिना इच्छा के बनाई गई वसीयत को भी चैलेंज किया जा सकता है। बिना इच्छा का क्या मतलब है? मेरी मर्जी नहीं थी कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं आपको दूं, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि मेरी मर्जी के विपरीत आपने वो संपत्ति मुझसे अपने नाम पर दर्ज करवा ली, लिखवा ली, वसीयत में वसीयत करवा ली। तो मेरा इरादा एक्चुअल आपको देने का वो संपत्ति नहीं था। तो इस ग्राउंड पे भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इस ग्राउंड को चैलेंज करना मुश्किल है, क्योंकि जो भी चैलेंजर होगा, जो भी पिटिशनर होगा, जो भी एप्लीकेंट होगा, उसे साबित करना पड़ेगा, उसके ऊपर भार है। मान लीजिए मेरे फेवर में विल है, आपको कोई तकलीफ है, आप कोर्ट जाएंगे, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर मेरी इच्छा नहीं थी जब वो जो जमानत जो विल बनी थी, तो विल बनाने के समय पे मेरी किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं थी। वसीयतनामा क्षमता का अभाव, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी उम्र प्रॉपर नहीं थी। जनरली ये देखा जाता है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो वयस्क होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, मेजर होते हैं एज से, वो वसीयत अपनी बनाते हैं। कई बार बुढ़ापे में बनाई जाती है, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि मेरा अंत समय निकट आ रहा है, पास आ रहा है, तो मैं अपनी वसीयत बनाऊंगा, विल बनाऊंगा।
तो बुढ़ापे के समय पे आधा दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होता है, आप स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर के नहीं होते हैं, इस आधार पर भी उसे चैलेंज किया जा सकता है। और इसी वजह से यदि आपकी उम्र है तो भी, नहीं है तो भी, कई स्टेट अमेंडमेंट है जहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है विल के साथ में कि जिस समय आपने वसीयत बनाई है, जिस समय आपने वसीयत दर्ज कराई है, उस समय आपकी मानसिक अवस्था पूरी थी या नहीं थी। यदि आपकी मानसिक अवस्था अपूर्ण थी और आपने गलत प्रभाव में आके वसीयत लिखी है तो उसे चुनौती दिया जा सकता है। इस वजह से आप ध्यान रखें कि वसीयत बनाते समय मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाएं, अटेस्ट करें, जो ये प्रमाणित करे कि वसीयत लिखते या बनाते समय आपकी जो अवस्था थी वो स्वस्थ मानसिक अवस्था थी, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम थे उस वसीयत को लिखने के लिए। अगली बात यह है कि जहां पर ज्ञान की कमी हो या आपने मंजूरी नहीं दी है, उस आधार पर भी आपकी वसीयत को यानी विल को चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए दस्तावेज में क्या लिखा है, आप किसी वकील के पास में गए, आपने इतना टेक्निकल विल को ड्राफ्ट कर लिया कि सामने वाला जो हस्ताक्षर करने वाला है, सिग्नेटरी है, उसको पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। इस आधार पे भी उसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कई बार जो वकील होते हैं शब्दों के हेर फेर करके इतनी कॉम्प्लिकेटेड विल बना देते हैं जिसमें सिग्नेचर करने वाले को यह भी डाउट रहता है कि आखिर उसमें लिखा क्यों, बट फिर भी किसी प्रभाव में आकर या मजबूरी में आकर वो सिग्नेचर कर देता है। जब आप उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए जाएंगे, प्रोबेशन के लिए जाएंगे, तो कोई भी ओपोनेंट उसे चैलेंज कर सकता है कि ज्ञान की कमी थी या जो भी विल जिसने बनाई है उसने दस्तावेजों में सिग्नेचर करते समय मालूम ही नहीं था कि उसमें लिखा क्या है, तो इस आधार पर भी उसे चैलेंज किया जा सकता है किसी अन्य के प्रभाव में आकर। यह भी एक अन्य कारण होता है जहां पर विल को चैलेंज किया जाता है। जी हां, मान लीजिए धोखाधड़ी से, जालसाजी से किसी को अपने प्रभाव में लाकर, जो कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि मिसकंसेप्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इस प्रकार के जो मामले रहेंगे वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का करार किया गया है, अग्रीमेंट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो शून्य होगा, वो निष्प्रभावी होगा, उसे प्रभावहीन समझा जाएगा। और इसी प्रकार से यदि किसी के प्रभाव में ज़बरदस्ती लाकर के, धोखाधड़ी में लाकर, जालसाजी कराकर किसी से सिग्नेचर करवाई जाए, बिल बनवाई जाए, ज़बरदस्ती उसकी संपत्ति अपने नाम पर करने के लिए वसीयत बनाई जाए, तो वो भी मान्य नहीं होगी, उसे किया जा सकता है चैलेंज। अगली बात, धोखाधड़ी, जालसाजी या इस प्रकार का कुछ काम या गतिविधि करना जहां पर गलत ढंग से आपने वसीयत को बनवाया हो और अपने नाम पर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लेना देना ही नहीं, आपके घर में वो नौकर की तरह काम कर रहा है और आपके माता या पिता ने उसके नाम पे विल कर दी। हो सकता है वो धोखाधड़ी या जालसाजी के स्वरूप में उसने विल बनवा ली हो और अब वो प्रोबेशन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, तो धोखाधड़ी या जालसाजी का जो ग्राउंड है वो आपको प्रूव करना चाहिए पड़ेगा, फ्रॉड का जो ग्राउंड है वो आपको, और चीटिंग का जो ग्राउंड है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो धोखाधड़ी, जालसाजी जहां पे उपस्थित होगी वहां पर भी जो वसीयत होती है उसे चुनौती दी जा सकेगी, बिल को चैलेंज किया जा सकेगा। निस्सरण, निस्सरण का मतलब आप ये समझ लीजिए पार्टीशन या प्रॉपर्टी का सही जो एंटाइटलमेंट है या जो सही पोर्शन है, जब कभी आपको हाथ नहीं लगता तब भी आप नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं, इस कंडीशन पर भी आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 भाई थे या 3 भाई बहन थे, सब मिलकर के, 1 बहन थी 2 भाई थे। अब इनको जो प्रॉपर्टी का विभाजन हुआ, कम ज़्यादा, बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मेरी खुद की संपत्ति है तो वो मैं कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, किसी एक को दे सकता हूँ, बाकी 2 को छोड़ सकता हूँ। लेकिन इसी को आधार बना के भी कई बार वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है कि किसी एक ने प्रभाव में लाकर गलत ढंग से विल बनाई है और उस कंडीशन पर कोर्ट चाहे तो आधा या पूरा विल कैंसिल कर सकती है या कुछ पार्ट ऑफ विल कैंसिल कर सकती है। उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है यदि आप साबित करते हैं कि यहाँ पर जो पोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉपर्टी का वो सही से नहीं था, तो इसे भी अगर बिल का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसे चुनौती दी जा सकती है। वसीयत का क्या महत्व होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। वसीयत यानी विल बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि इसके बाद यदि आप नहीं रहते हैं तो आपकी जो कमाई हुई या अर्जित की गई हुई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका क्या होगा, किससे मिलेगी, कितना मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होता। और साथ ही साथ आने वाले समय पर जो लोगों के बीच झगड़े की गुंजाइश बढ़ जाती थी, आप विल बना करके इस झगड़े की गुंजाइश को अपने परिवार में ही कम कर सकते हैं। बिकॉज धन का तो
काम ही होता है, उसका स्वभाव ही होता है कि वो जहाँ रहेगा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है और उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वसीयत कौन तैयार कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो अपनी वसीयत बना सकता है, यानी वयस्क होना चाहिए, और पागलपन के दौरान पर वो ये नहीं कर सकता, वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। वसीयत का पंजीकरण क्या ज़रूरी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है या नहीं? ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर रजिस्टर करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो रजिस्ट्रेशन होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी आपका कोई भी कलेक्ट्रेट ऑफिस है आपके ज़िले में, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर सब रजिस्ट्रार होता है, जहाँ आपके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है, अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर आप इसका रजिस्ट्रेशन वसीयत का करा सकते हैं, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते। और यदि आप स्टैम्प पेपर पे ही लिखवा लें और नोटराइज्ड या ओथ कमिश्नर से भी रजिस्टर करवा लें और जो सिग्नेचर है 2-3 गवाहों के वो ले लें, और इसके साथ ही साथ आप डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाएं तो भी वो विल मानी जाएगी। आपको ये जानकारी विल से संबंधित कैसी लगी वो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कोई आपके पर्सनल प्रश्न आप मुझे जानना चाहते हैं, मुझे बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप ले सकते हैं, स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा होगा, और साथ ही एक लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप सभी जो मुझे अपना कीमती महत्वपूर्ण समय देते हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।